नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। ये क्या हमारा खास बुलेटिन खबर की तह तक। यहां हम आपको केवल खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर की पूरी पड़ताल करते हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। सीएम मनोहर लाल का आज पंचकुला का दौरा रखेगा और पंचकुला स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे सीएम। आज आपको बता दें कि अशोक तंवर के समर्थक बीजेपी का दामन यहां थामने वाले हैं। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी मौजूद रहेंगे। अशोक तंवर के समर्थक आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सीएम मनोहर लाल इस मौके पर मौजूद रहेंगे। सीएम मनोहर लाल पंचकुला दौरे पर पंचकुला स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अशोक तंवर के समर्थकों को आज बीजेपी ज्वाइन करवाएंगे। यहां आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। तो अशोक तंवर देखिए हाल ही में बीजेपी में शामिल हो गए थे और आज इनका एक खास कार्यक्रम रहने वाला है कि अशोक तंवर के समर्थक बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, आज अशोक तंवर के समर्थक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या जानकारी? देखिए, आज कई पार्टियों के नेता, कई समर्थक आज बीजेपी में शामिल होंगे। अशोक तंवर पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हो गए थे। आज अशोक तंवर के समर्थक बीजेपी में शामिल होंगे, जिनमें कई जिला पार्षद, सरपंच मौजूद है। बड़ी संख्या में सारे के सारे नेता आज बीजेपी का दामन थामेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली से चल चुके हैं। मुख्यमंत्री ट्रेन के जरिए चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। तकरीबन 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री ट्रेन से चंडीगढ़ पहुंचेंगे। चंडीगढ़ के बाद मुख्यमंत्री पंचकुला जाएंगे। 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री इन सभी नेताओं को बीजेपी में शामिल कराएंगे। मुख्यमंत्री के मनोहर लाल की अगुवाई में सारे के सारे नेता बीजेपी में शामिल होंगे। इस दौरान हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के कई और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। जितने भी आज नेता बीजेपी में शामिल होंगे, इनमें ज्यादातर अशोक तंवर के समर्थक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इन समर्थकों में कई जिला पार्षद, पूर्व जिला पार्षद, कई सरपंच है जो आज बीजेपी का दामन थामेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारी हैं, क्योंकि अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी, तो अशोक तंवर के कई समर्थकों को आम आदमी पार्टी में जगह दी गई थी संगठन में, तो वो नेता भी आज बीजेपी का दामन थामेंगे। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और खबर पर आपसे राब्ता होगा। तो आज देखिए बीजेपी का एक खास कार्यक्रम रहने वाला है। कई अलग अलग पार्टियों के नेता शामिल बीजेपी में होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फरीदाबाद में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में गांव चलो अभियान को लेकर मंथन किया गया है। गांव गांव जाकर पार्टी को मजबूत करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। आपको ये बता दें कि मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान भी दिया है कि गांव चलो अभियान बेहद महत्वपूर्ण है और संगठन की मजबूती पर फिलहाल पार्टी कार्य कर रही है। एक बार फिर से रुक करते हैं खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर का। अनिल, देखिए लगातार देखा ये जा रहा है कि तमाम पार्टियां अब लोकसभा चुनावों के लिए, हरियाणा में होने वाले, उसके बाद विधानसभा चुनावों के लिए एक्टिव मोड में हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से खास अभियान का आगाज, क्या जानकारी? देखिए, हरियाणा में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में बीजेपी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। कल बीजेपी की एक बड़ी बैठक फरीदाबाद के सूरजकुंड में हुई थी। सूरजकुंड में इस बड़ी बैठक में बीजेपी के सभी जिलों के जो पार्टी पदाधिकारी थे वो पहुंचे थे। हर जिले से तकरीबन 20 के करीब नेता इस बैठक के लिए पहुंचे थे। तो मान के चलिए कि 400-500 नेताओं की एक बड़ी बैठक थी, जिसमें पार्टी के सभी विधायक, जिला अध्यक्ष, मंत्री, सांसद, सारे नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में हुई इस बैठक में हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे। इस बैठक में गांव चलो अभियान को लेकर चर्चा की गई। गांव चलो अभियान को लेकर हरियाणा बीजेपी के नेताओं को किस तरीके से जुटना है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि हर बूथ को जीतने का टारगेट रखा जाए। बीजेपी हर बूथ को जीतेगी, तभी बीजेपी की ज्यादा से ज्यादा सीटें आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी की सभी लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता अगले 24 घंटे से जो गांव चलो अभियान के तहत हर गांव में जाएं, गांव में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियां, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां वो लोगों तक लेके जाए। पिछले दिनों आरती आपने देखा होगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश में चली थी। प्रदेश के सभी गांव, वार्ड, शहर में ये यात्राएं की थी और अब बीजेपी की तरफ से गांव चलो अभियान शुरू किया गया। गांव चलो अभियान के तहत बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, नेता लोगों के बीच में जाएंगे, गाँवों में जाएंगे, रातों को भी लोगों से मुलाकातें करेंगे, गाँव के चौपालों पर बैठ के लोगों से चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार की उपलब्धियां, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां वो लोगों तक पहुंचाएंगे। यानी बीजेपी का एक बड़ा अभियान है
लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इस अभियान की शुरुआत की है ताकि हर गांव में बीजेपी के नेता जाएं, हर गांव में बीजेपी के कार्यकर्ता जाएं, ताकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की उपलब्धियां और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां लोगों के बीच लेकर जा सके। जी। अच्छा, देखिए, अब लगातार देखा ये जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि हम लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रखे हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख हैं, वो लगातार आगे बढ़ रखे हैं और इस बीच हम अब गांव चलो अभियान को कितना महत्वपूर्ण देख रखे हैं। देखिए आरती, अब लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए कभी भी बिगुल बज सकता है। तो हरियाणा में बीजेपी पहले से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी कार्यालय खोल दिए हैं। लगातार पार्टी के पदाधिकारी नेता लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो गांव चलो अभियान है, मुख्यमंत्री ने कल जैसे पार्टी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2014 के मुकाबले साल 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ज़्यादा वोट आए थे, मत प्रतिशत ज़्यादा, उसके बावजूद सीटें कम आई। लेकिन इस बार पार्टी कार्यकर्ताओं का टारगेट होना चाहिए, चाहे लोकसभा चुनाव है चाहे विधानसभा चुनाव है, ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले। एक टारगेट सेट मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। हर बूथ को जीतने का टारगेट मुख्यमंत्री ने पार्टी के नेताओं को दिया है। बीजेपी की कोशिश है और जैसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कहा गया, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, प्रभारी की तरफ से कहा गया कि जो पार्टी के कार्यकर्ता है लोगों के बीच में जाकर केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की योजनाएं लेकर जाएं और जो मत प्रतिशत है, जो पार्टी को मत मिले, वो पिछले चुनावों से ज्यादा मत लोगों पार्टी को मिलने चाहिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूर्ण तौर पर हरियाणा में जुट गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे का आज दूसरा दिन के पहले दिन जेपी नड्डा ने धर्मशाला में लोकसभा चुनाव से पहले कांगड़ा की सियासी नब्ज टटोली और नड्डा का जोरावर स्टेडियम पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ स्वागत किया। वहीं जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हर घर नल और हर घर में जल की गारंटी मोदी सरकार ने पूरी की है। गरीब कल्याण योजना के तहत करोड़ों परिवारों को लाभ मिला है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। अच्छा प्रदीप, देखिए, लगातार हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी अब बहुत तेजी के साथ अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। दिग्गजों के दौरे भी शुरू हो गए हैं हिमाचल में। जेपी नड्डा का दौरा कितना खास? तो देखिए, लोकसभा चुनाव की घोषणा अब आने वाले समय में कभी भी हो सकती है और अब समय कम रह गया है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। तो ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार दौरे कर रहे हैं राज्यों का और उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश का भी ये दौरा हुआ है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का कल उन्होंने दौरा किया और कांगड़ा में ही जोरावर स्टेडियम में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया। और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ, जो यहाँ से एमपी चुनकर गए हैं, उनके साथ और विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरह से बूथ वाइज लीड लानी है और उसके लिए क्या रणनीति रहेगी। इसके साथ साथ पिछले कल जिस तरह से उन्होंने गांव चलो अभियान का भी शुभारंभ किया है कांगड़ा से ही, तो ऐसे में इस अभियान को गांव-गांव स्तर तक पहुंचाना है, लोगों के बीच में जाना है। इसी लक्ष्य को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। और जो आज की बैठक धर्मशाला में होने वाली है, उसको इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि कैंडिडेट्स को लेकर भी उसमें चर्चा जरूर होगी कि कैंडिडेट्स क्या रिपीट, कौन से कैंडिडेट रिपीट किए जा सकते हैं या फिर नए चेहरे भी दिए जा सकते हैं या फिर बड़े नेताओं को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। इस तरह के संकेत जेपी नड्डा आज इस बैठक में अपने जो प्रदेश का नेतृत्व है उसको दे सकते हैं। तो आज की काफी बेहद ये बैठक होने वाली है। या फिर इसमें ये भी चर्चा हो सकती है कि आप एक पैनल तैयार करके केंद्रीय नेतृत्व को भेजें, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व उसमें फाइनल करेगा कि कौन कैंडिडेट यहाँ से हो सकता है। लेकिन मोटी मोटी चर्चा जरूर कैंडिडेट्स को लेकर आज होनी है। और इसके साथ साथ रणनीति क्या रहने वाली है, बड़े कार्यक्रम आने वाले समय में कौन होंगे, प्रधानमंत्री कार्यक्रम क्या लोकसभा चुनाव से पहले किए जाने हैं, इस तरह को लेकर इस तैयारी में है कि एक बार उनका दौरा यहाँ पर करवाया जाए, अमित शाह का दौरा भी करवाया जा सकता है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ये चीजें हो जाए, तो ये भी आज एक रणनीतिक बैठक हम कह सकते हैं इसको, ये आज होने वाली है। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और खबर पर आपसे राब्ता होगा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़
में लगातार बरसात अब हो रही है। बरसात की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। उत्तराखंड की बात कर लें तो कई जगह ऐसी हैं जहां पर बरसात हो रही है। चमोली में ताजा बर्फबारी के साथ शीतलहर जारी है। हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटे के लिए बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हिमाचल के 6 जिलों में भारी बरसात के आसार बन रखे हैं, भारी बर्फबारी के आसार बन रखे हैं। मौसम में देखिए परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अमूमन दिखाई जाता था कि जनवरी के दूसरे हफ्ते तक भारी बर्फबारी हो जाया करती थी, लेकिन इस बार देखिए फरवरी आते आते कहीं जाकर बर्फबारी ने दस्तक दी है। और इस बार कहा यह जा रहा था कि कई सालों के बाद एक बार फिर से ड्राई स्पेल है, बहुत दिनों के बाद बर्फबारी हुई है। सूखे का बड़ा लंबे टाइम तक सामना करना पड़ा है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, जम्मू कश्मीर, शिमला और कुल्लू की तस्वीरें आप देखिए कि बर्फ की चादर पहाड़ों पर नजर आ रही है। एक बार फिर से हम प्रदीप का रुख करते हैं। प्रदीप देखिए ड्राई स्पेल अब खत्म हुआ है, लगातार ड्राई स्पेल चल रहा था। बिल्कुल ठंड जरूर पड़ रही थी लेकिन बर्फबारी नहीं थी। अब बर्फबारी के आगमन के साथ क्या कुछ नजर आता है, क्या कुछ फायदा रहेगा बागबानों को? दूसरी बात है कि सैलानियों की आवक कैसे बढ़ेगी और क्या असर बर्फबारी का जनजीवन पर? इस बार बेशक देरी से बर्फबारी हुई है, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि अच्छी बर्फबारी हो रही है ऊंचाई वाले इलाके में। और जो उनकी पहाड़ियां हैं वहां पर बर्फबारी का दौर अभी भी जारी है। पिछले कल शाम को भी कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है, लेकिन आज सुबह से ही ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है, लाहौल की बात करें, चंबा के ऊंचे इलाकों की बात करें, शिमला के जो इलाके हैं, मंडी के ऊंचाई वाले इलाके हैं और किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाके, इनमें सुबह से ही बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है। हालांकि शिमला की अभी बात करें तो यहाँ पर बारिश हो रही है और जो जहाँ की पहाड़ियां हैं हल्की बर्फबारी अभी पड़ रही है। इसके साथ साथ जो बाकी भी आज मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, यही कहा गया है कि ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होती है और जो निचले इलाके हैं वहां पर भारी बारिश होती है। इस तरह का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बर्फबारी हो रही है वो हम कह सकते हैं कि वो संतोषजनक है और जहां बागवानी को फायदा मिलेगा उसके साथ साथ पर्यटन से भी रफ्तार पकड़ेगा। क्योंकि शिमला में देखा जा रहा था कि कुफरी नारकंडा की तरफ बर्फबारी नहीं हो रही थी, इस वजह से पर्यटक उस इलाकों की तरफ नहीं जा सकते। अब पर्यटक आना शुरू हो गए हैं और जैसे ही ये बर्फबारी क्योंकि अभी भी मौसम इसी तरह का है कि कुछ दिनों की ये बर्फ टिकी रहेगी, तो स्थिति में पर्यटक बर्फ की दीदार सकते हैं, बर्फ के बीच में अटकेलियां आ सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी वन विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जहां पर हिमस्खलन का या फिर जहां पर बर्फबारी हो रही हो, बिल्कुल देखिए बर्फबारी का आगमन है। उम्मीद ये जगी है कि टूरिस्ट भी ज्यादा आएंगे और बागबानों को भी काफी फायदा होगा। बहुत शुक्रिया आप जुड़े, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए बर्फबारी का आगमन हो गया है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कि येलो अलर्ट की भी एक तरह से चेतावनी जारी कर दी गई है। उत्तराखंड की बात करें तो कुछ इलाकों में बरसात है, कुछ इलाकों में बर्फबारी है और उत्तराखंड की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आपको हम ये बता दें कि मौसम में ये परिवर्तन जिस तरह से आया है जनजीवन पर इसका असर है, क्योंकि कड़ाके की अब ठंड पड़ रही है, तापमान लगातार गिर रहा है, पारा लगातार लुढ़क रहा है। और ज्यादा हम जानकारी के लिए रुख करेंगे खबरें अभी तक के संवाददाता नासिर हुसैन का। तो आपको हम बता दें, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार भारी बरसात और बर्फबारी के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जी नासिर, किस तरह का मौसम है, क्या कुछ परिवर्तन नजर आता है? देखिए मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है और हाल ही के दिनों में पिछले 2 या 3 दिनों से जो लगातार बारिश कई जगहों पर रुक रुक करके हो रही है, उसकी वजह से मौसम में ठंडक बढ़ी है। और इसका नजारा साफ नजर भी आ रहा है कि जो 2500 मीटर से ऊपर के इलाके वहां पर बर्फबारी हुई है। कई जगहों पर तो जैसे मसूरी और नैनीताल की बात करें तो यहाँ पर जो 2500 मीटर से कम के इलाके भी है वहां पर भी बर्फबारी हुई है। धनौल्टी, नैनीताल के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हुई है। जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर बर्फ साफ नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर हम उत्तराखंड के ऐसे इलाकों की बात करें जहां पर बर्फबारी नहीं हुई लेकिन वहां पर बारिश लगातार अभी भी हो रही है। मैदानी इलाकों में भी बारिश है और जो ऊंची चोटियां हैं उन पर बर्फ तो नजर आ ही रही है। लगातार छुट यानी रुक रुक करके बारिश हो रही है। हरिद्वार और देहरादून की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश लगातार हो रही है। देहरादून में कई बार तेज बारिश हो रही है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर रुक रुक करके बारिश हो रही है। यानी मौसम लगातार, जो मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जताया कि आने वाले 2-3 दिनों तक भी लगातार बारिश हो सकती है और इसकी वजह से मौसम में ठंडक और बढ़ जाएगी।
तो आने वाले दिनों में भी कहा यह जा रहा है कि बर्फबारी और ज्यादा हो सकती है, बरसात हो सकती है, पारा लगातार लुढ़क रहा है। अच्छा देखिए, एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी कहा जा रहा है कि मौसम के पैटर्न में एक बदलाव आया है। ड्राई स्पेल बड़े लंबे टाइम तक रहा है। बर्फबारी अमूमन देखा जाता था कि जनवरी के दूसरे हफ्ते तक तो कम से कम हो जाती थी। इस बार बड़ी देर से बर्फबारी हुई है, इसका क्या असर है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, लगातार मौसम में बदलाव नजर आ रहा है और कई जगहों पर, क्योंकि इस बार मौसम विभाग ने बताया था कि जो पूर्वानुमान के मुताबिक ये बताया था कि बारिश कई बार होने के चांसेस थे, लेकिन इस बार लगभग सारी सर्दियां निकल गई लेकिन बारिश नहीं हुई। बारिश थोड़ी लेट हुई, इसके कारण भी मौसम में कई जगह पर बदलाव देखने को मिला, क्योंकि पूरा जनवरी का महीना चला गया और पूरे जनवरी के महीने में बारिश नहीं हुई, दिसंबर में बारिश नहीं हुई, जिसके कारण जो बर्फ दिसंबर या जनवरी में पड़नी चाहिए थी वो बर्फ अब जाकर के फरवरी में पड़ रही है। यानी इस तरीके से मौसम बदलाव हो रहा है, क्योंकि पिछले अगर सालों की बात करें तो दिसंबर में भी बर्फ पड़ती नजर आई थी, जनवरी में भी कई जगहों पर बर्फ पड़ रही थी बारिश होने के कारण। क्योंकि इस बार दोनों महीने में बारिश नहीं हुई है तो इससे खासी दिक्कतों का सामना किसानों को भी यहाँ पर उठाना पड़ रहा है और जो मौसम बदलाव की वजह से कई किसानों की फसलें भी खराब हुई है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो लगातार चीजें बदल रही हैं मौसम में, उसकी वजह से ये परेशानियां देखने को मिली हैं। अब मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार भी जो सर्दी है थोड़ा लेट तक रह सकती है, क्योंकि बारिश लेट शुरू हुई है और बारिश लेट होने की वजह से ठंडक थोड़ा लेट तक रहेगी, यानी मार्च के महीने तक थोड़ी सर्दी रह सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो पहाड़ों में हो रही है बर्फबारी, तो वहीं मैदानी इलाकों में बरसात का एक दौर देखने को मिल रहा है, कहीं हल्की तो कहीं ज्यादा बरसात, जिससे जनजीवन हुआ के प्रभावित। यहाँ आपको ये बता दें कि पहाड़ों में देखिए बर्फबारी की वजह से जिस तरह से सफेद चादर पहाड़ों ने ओढ़ ली है। अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो लगातार हो रही बरसात की वजह से देखा ये जा रहा है कि जनजीवन काफी प्रभावित है। एक तो देखिए ठंड बहुत बढ़ गई है, पारा बहुत लुढ़क गया है, तो वहीं हाल ही में हेलस्टॉर्म भी आया था, ओले भी पड़े थे, जिसका फसलों पर बड़ा बुरा असर पड़ा है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक की संवाददाता हरसिमरत पॉल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। हरसिमरत, देखिए मैदानी इलाकों में बरसात अब आई है, बड़ी देर से बरसात आई है। पहले लगातार ड्राई स्पेल था, सूखी ठंड पड़ रही थी, अब बरसात का क्या असर है, जनजीवन कितना प्रभावित है, मौसम का ये परिवर्तन किस तरह से नजर आता है? जी बिल्कुल आरती, आपको बता दें कि पिछले दिनों से हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से मौसम में जो है वो बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अभी पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो जिस तरह से बारिश हुई थी तो साथ ही साथ ओलावृष्टि भी कहीं कहीं पर हुई थी और मोहाली जो कि बिल्कुल साथ लगता है चंडीगढ़ से, वहां पर भी इतनी ज्यादा बर्फ सड़कों पर देखने को मिली थी कि मानो ऐसा लगता है कि हम लोग हिमाचल पहुंच गए हैं। तो इसी तरह का जो मौसम है वो आगे के लिए भी कहा गया था। फिलहाल आपको बता दें कि एक और जानकारी जो है मौसम माहिरों की तरफ से जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 7 फरवरी तक मौसम ऐसा रहने का अनुमान है। इसके अलावा 10 जिले जो हैं हरियाणा में और 4 जिले जो हैं वो पंजाब में, उनको ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहां पर बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है, बाकी जगह पर हल्की बूंदाबांदी रहेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि और जो आगे का मौसम रहने वाला है वहां पर तेज हवाएं चलेंगी। इसी तरह से जिस बारिश जो है वो होती रहेगी, थोड़ी थोड़ी बारिश जो है वो भी होती रहेगी। इससे मौसम तो हालांकि साफ बना रहेगा, पर टेम्परेचर में कहीं ना कहीं जो है वो गिरावट जरूर नजर आएगी। तो इसके लिए खास ख्याल जो अपना रखने की जरूरत है, क्योंकि कहते हैं कि आती हुई ठंड और जाती हुई ठंड दोनों ही शरीर को बीमार करती है। तो ऐसे में शरीर के लिए भी ये नुकसानदेह है, वहीं कहीं ना कहीं फसलों के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि बताया जाता है कि जिस तरह से कोहरा पड़ता है वो फसलों के लिए जरूर अच्छा होता है। पर अब कोहरे के बाद कोहरे से निजात पाने के लिए जिस तरह से बारिश हुई है तो कोहरे से तो निजात कहीं ना कहीं मिली है, पर फसलों पर जिस प्रकार से ओलावृष्टि देखने को मिली या बेमौसमी बारिश देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसे में किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। पर आने वाला जो मौसम है कुछ दिनों में ऐसा ही रहने वाला है, कहीं पर बारिश, कहीं पर बीच बीच में थोड़े बहुत ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। नहीं तो मौसम जो है 7 फरवरी तक ऐसा ही रहने का अनुमान बताया गया है। जी हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है हरसिमरत। और अब हम बढ़ते हैं खबरों में आगे। एक बड़ी खबर, दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी को नोटिस देने के लिए पहुंची क्राइम ब्रांच। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के आवास पर पहुंची है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने के प्रयास के आरोप लगे थे। इसी मामले में दिल्ली पुलिस पूछताछ करना चाहती है। कहा यहां तक जा रहा है कि किन विधायकों को फोन आया, किस नंबर से फोन आया, ये जानकारी मांगी जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आखिर कब तक आम आदमी पार्टी की तरफ से सबूत दिल्ली पुलिस को दिए जाते हैं। इधर हम आपको ये भी बता दें कि एक ऐसा मामला है जिसको लेकर बीजेपी लगातार
हमलावर है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर। आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री आतिशी की तरफ से हाल ही में कुछ बयान दिए गए थे, जिनमें कहा यह गया था कि केंद्र की बीजेपी सरकार दिल्ली सरकार को गिराना चाहती है। कहा यहां तक गया था कि कई ऐसे विधायक हैं जिनसे संपर्क साधा गया है, जिन्हें खरीदने का प्रयास किया गया है, खरीद फरोख्त के आरोप लगाए गए थे। अब इसी मामले में दिल्ली पुलिस सबूत मांग रही है, ये कहा जा रहा है, इसीलिए नोटिस देने के लिए पहुंची है आतिशी के घर। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता राजा पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजा, कहा यह जा रहा है दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को भी नोटिस देने पहुंची पुलिस, क्या जानकारी? और बिल्कुल देखिए, और जो पूरा मामला है, जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, चाहे हम आतिशी, क्योंकि कैबिनेट मंत्री हैं आतिशी दिल्ली में, उन्होंने भी एक बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया था कि उनके जो आम आदमी पार्टी के 7 विधायक हैं उनसे संपर्क बीजेपी के नेता कर रहे हैं और 25-25 करोड़ का ऑफर दे रहे हैं। तो खरीद फरोख्त का यहाँ पर बड़ा आरोप लगाया था। कल जिस तरीके से हम बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर जो क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी नोटिस देने, तो आज जो दूसरा नोटिस है वो जो आतिशी है कैबिनेट मंत्री दिल्ली की, उनके आवास पर पहुंची है नोटिस देने। अब क्या कुछ नोटिस के बाद जवाब आतिशी की तरफ से आता है, जो कि एक बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया था। जो क्राइम ब्रांच की टीम है, जो अधिकारी हैं नोटिस लेकर पहुंच रहे हैं, उनका ये कहना है कि आपके पास क्या सबूत है, किन सबूतों के आधार पर आपने इतना बड़ा आरोप लगाया था, वो सबूत आप हमें दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। अब किस तरीके के क्या कोई सबूत आम आदमी पार्टी जो क्राइम ब्रांच दिल्ली की टीम लगातार नोटिस देने पहुंच रही है उनको देती है, या फिर नोटिस का जवाब किस तरीके से देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी अच्छा, देखिए कहा यह जा रहा है कि पूछा यह भी गया है कि कौन से विधायकों को कॉल आया था, किस नंबर से कॉल आया था। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता भी कुछ इसी तरह के बयान दे रखे हैं। नोटिस के माध्यम से क्या जानना चाहती है पुलिस, क्या कुछ इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया? कहा यह जा रहा है कि पहले अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया, अब आतिशी को नोटिस दिया गया है। राजा, और बिल्कुल देखिए, नोटिस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि इनकी छवि को, बीजेपी की जो छवि है उनको खराब करने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। क्योंकि बीजेपी के नेता, जो बड़े नेता हैं दिल्ली बीजेपी के, उनके भी हमने हाल ही में बयान सुने कि एक बड़ा जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है, यदि इन पर सबूत है तो उनको पेश करें, मीडिया में पेश करें कि किस तरीके से, कौन से नंबर से कॉल आई थी उनके विधायकों को, किस तरीके की बातें हुई थी। और इस तरीके से अब जो क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है, जाहिर तौर पर जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से लगातार जो आरोप लगाए जा रहे थे आम आदमी पार्टी के ऊपर, कि एक बड़ा आरोप ये जरूर लगा रहे हैं, पर इनके पास क्या सबूत है, उसको लेकर यहाँ पर नोटिस देने पहुंची है। और जो क्राइम ब्रांच की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम में जो जानकारी है नोटिस में। अच्छा देखिए, नोटिस तो पहले कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल को दिया गया, अब आतिशी को दिया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी का इस नोटिस देने की प्रक्रिया पर क्या किसी तरह का कोई बयान आया है, किसी तरह की प्रतिक्रिया आई है इस पूरे मामले में? अब बिल्कुल देखिए, क्योंकि आज अब से कुछ देर पहले ही क्राइम ब्रांच की टीम सुबह पहुंची थी, अभी तक कोई बयान, कोई रिएक्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं आया है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया, क्योंकि अभी और भी जो लिस्ट है, जिस तरीके से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया, उसके बाद आतिशी, क्योंकि सौरभ भारद्वाज के भी हम बयान सुन रहे थे, वो भी दिल्ली के कैबिनेट मंत्री हैं, तो जाहिर तौर पर जो क्राइम ब्रांच की टीम है उनको भी नोटिस दे सकती है। तो कई ऐसे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं जिनको अभी नोटिस पहुंचना होगा। किस तरीके का रिएक्शन, किस तरीके का बयान आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की नेता और मंत्री आतिशी को भी नोटिस देने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। मामला आपको ये बता दें कि हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी की तरफ से केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप जड़े गए थे। मंत्री आतिशी की तरफ से तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया था कि केंद्र की बीजेपी सरकार दिल्ली की आम आदमी सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। कई विधायकों को संपर्क में लिया गया है, कॉल आए हैं और खरीद फरोख्त का प्रयास किया गया है। अब इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने नोटिस जारी कर डिटेल मांगी है आरोपों के पीछे की। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।